लिखने का शौक है आपको, आप लिखना चाहते हैं तो निरंतर लिखिए। ये नहीं कि आधा काम छोड़ करके फिर उसके बाद विचलित हो गए। 72 साल की आयु में भी 8 घंटे निरंतर लिखता हूँ, क्योंकि लिखना मेरा जुनून है। ये तय है कि बिना पढ़े हुए कोई भी लेखक नहीं बन सकता, कोई भी चीज़ नहीं लिखी जा सकती। निश्चित रूप से ये तय है कि हम लोगों का लेखन इस स्तर का होना चाहिए कि ताकि जो प्रकाशक है उसको छापने के लिए तैयार हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तराखंड के एक ऐसे लेखक से जिनकी किताबों में उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का संपूर्ण ज्ञान छिपा है और जिन्होंने अभी तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों पर किताबों का पूरा सेट तैयार कर लिया है। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश चंद्र बलूनी जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आपकी अभी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि आपने 13 जो जिले हैं उत्तराखंड के, सभी के इतिहास पर, सांस्कृतिक परिदृश्य पर, सामाजिक परिदृश्य पर आपने किताबों का पूरा सेट तैयार किया है। सभी 13 जिलों के बारे में आपने लिखा है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, कब से आपने लिखना शुरू किया, कैसे कैसे आपको कठिनाइयां आई लिखने में। आप 3 दशक से लिख रहे हैं, तो कैसे चेंजेस आप देखते हैं? एक्चुअली ये कहा जाता है कि आप लिखना तब जानोगे जब आप पढ़ोगे, पहले पढ़ना पड़ता है। तो मैं जब इंटरमीडिएट कॉलेज में था तो वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। तो मैंने वहाँ देखी सबसे पहली किताबें कि उत्तराखंड की लोक गाथाएं के बजाय लिखा रहता कुमाऊं की लोक गाथाएं और गढ़वाल की लोक गाथाएं। गढ़वाल की लोक गाथाओं को कुमाऊं वाले नहीं जानते थे, नहीं समझ पाते थे, और कुमाऊं की लोक गाथाओं को गढ़वाल वाले नहीं समझ पाते थे। मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब की जाए उत्तराखंड नाम से, जो बहुत अच्छी गाथाएं, माने इतिहास है, गाथाओं में इतिहास है कि वो जो गाथाएं हैं उनको हिंदी में लोग दोनों ही क्षेत्र के समझ सकें। इसके लिए मैंने सबसे पहली किताब जो है वो उत्तराखंड की लोक गाथाएं नाम से लिखी और काफ़ी उसमें 3-4 साल लगे। तो कब लिखी थी ये किताब आपने? मैं लिखी 95 में प्रकाशित हुई हो, और छपने में बहुत समय लगता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो लेखक के सामने यही समस्या होती है, लिख देगा बहुत बढ़िया हो, लेकिन छापे कहाँ, कौन छापेगा, कितना पैसा लगेगा। तो मेरे पास भी बहुत दिन तक ये घूमती रही। तो उस समय उत्तराखंड शोध संस्थान था, एक संस्था जिसके अध्यक्ष थे उन दिनों डीजी शाह जी उसके निदेशक थे। मैंने शाह जी को बताया कि शाह जी मैंने किताब लिखी है, तो इसको कैसे छपेगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। बिजनौर के प्रोफेसर थे गिरिराज शरण अग्रवाल, हिंदी के। तो बोला भाई गिरिराज शरण अग्रवाल, ये बलूनी की किताब, इसको कैसे छापेंगे। तो उन्होंने कहा भाई पैसे चाहिए इसके लिए। तो मैंने कहा साहब पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो फिर ये समझौता हुआ कि आधा पैसा वो देंगे गिरिराज शरण अग्रवाल जी और आधा मैं, और आधी आधी किताब बढ़ जाएंगी। इससे इस करके मेरी किताब दिल्ली से छपी हो और बहुत बढ़िया हिसाब से छपी, और ये बहुत बड़ी पहली किताब थी मेरी। इस पर मुझे उत्तर प्रदेश से पुरस्कार मिला, ये डॉक्टर पिताम्बर बरथवाल जी, और उसके साथ साथ उत्तराखंड के पूरे स्कूलों में भी वो डायरेक्टर ने कहा कि ये किताब सब जगह लगेगी। सन 95 की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक समय होता है, मेहनत थी, निकल गई वो किताब अच्छी ढंग से। पहली किताब थी मेरी। तो सर, आपको बचपन से शौक था लिखने का, या फिर आपको कैसे लगा कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में आना चाहिए? जब मैं अध्यापक बन गया था, इंटर कॉलेज में था मैं, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ। तो मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो उन किताबों को पढ़ के मुझे भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और क्योंकि अध्यापक एक ऐसा व्यवसाय है कि वही लिखेगा, बाकी दूसरा लिखेगा न लिखेगा, लेकिन उसको लिखना चाहिए। तो मेरा ये थी कि मैं लिखूँ किसी तरह से, और मैंने तो पहली किताब उसी को देख करके, तो यही सोच के मैंने उत्तराखंड की लोक गाथाएं लिखी। तो उत्तराखंड की लोक गाथाओं में क्या कुछ खास है, आप थोड़ा सा बताइए हमें इसके बारे में। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में उस समय की मध्यकालीन ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास से संबंधित है, और वो गेय रूप में गाई जाती हैं, और जिसमें कि पूरा इतिहास, जैसे कि मान लीजिए हम समझे कि ये माधव सिंह भंडारी,
जी तो माधव सिंह भंडारी एक भड़ था उस समय गढ़वाल का, उसके विषय में जो वहाँ के लोगों ने जो एक गाया है, जी वो जो है ये वो वहाँ के कुमाऊँ के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो वो उनका इतिहास भी उसमें है, तो वो इतिहास इकट्ठा हो जाता है एक तरह से। जी सर, जब आपने ये उत्तराखंड का जो इतिहास है, उसका सामाजिक परिदृश्य है, संस्कृति है, उस पर लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले कौन सी किताब लिखी आपने? अभी 13 जो जिले हैं सभी की किताबें आपकी आ चुकी हैं, तो कैसे आपने इसको लिखने की शुरुआत की? कैसे आइडिया आपको आया कि सभी जिलों पर मुझे लिखना चाहिए? इससे पहले ये हुआ कि जब जैसे ही मैंने ये उत्तराखंड की लोक गाथाएं लिखा, तो वो जब ठीक से सफल हो गई, तो उन दिनों उत्तरांचल बना था राज्य, तो उत्तरांचल पे कोई किताब थी नहीं, तो मैंने सोचा कि उत्तरांचल पे एक अच्छी सी किताब लिखी जाए, तो मैंने उत्तरांचल पे जो एक किताब लिखी उस समय, ये उत्तरांचल संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास एवं पुरातत्व, ये 2001 में, और उसमें नित्यानंद स्वामी जी ने विधानसभा के अंदर ही इसका विमोचन किया था, जी कक्षा के 20 में, याद है मुझे, तो ये भी सफल रही। ये टोटल उत्तरांचल पे था। इसको भी छपवाने में बड़ी दिक्कत हुई, बरेली छपवाई थी मैंने, वो लोग जानते थे कि कैसे किताब को भुनाया जा सकता है, तो उन लोगों ने छाप दी, तो वो भी ठीक ठीक बहुत बढ़िया ढंग से चली उस समय। जी तो उसमें क्या-क्या चीजें आपने दिखाने की हाँ, कोशिश उसमें की? सारी चीजें थी, उत्तराखंड की संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास और पुरातत्व, ये सारी चीजें उसमें डाली गई थी। तो रिसर्च बेस किताब थी ये, जिस पर आपने काफी रिसर्च, कितना समय लगा होगा आपको? हाँ, इसमें भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि सारी चीजें नई चीजें थी उस समय, तो उत्तरांचल नया नया बना था, तो सारी चीजों का जो वो सब मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा, और काफी मोटी भी थी वो किताब उस समय। तो आपने सबसे पहले हरिद्वार जिले पे किताब लिखी जी। थी, उसके बाद अन्य किताबों पे आप आगे बढ़े, जी। तो क्या-क्या आपको डिफरेंस लगा? जो हर जिला है वो अलग होता है, वैसे हम देखते हैं, हम हमेशा हर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत अलग है, तो हर जिले में भी आपको क्या-क्या डिफरेंस लगा? सबसे पहले तो मुझे हरिद्वार में जाकर के, क्योंकि मैं पहाड़ में रहा हमेशा, तो हरिद्वार एक नई संस्कृति थी उस जिले की, तो मैंने जब वहाँ देखा, तो कुछ बहुत सारी नई सामग्री पुस्तक के लिए मिली, और वो प्रकाशित की पहली पुस्तक थी जनपदों में, जी हरिद्वार जनपद नाम से, और वो भी काफ़ी सफल रही। तो पहली पुस्तक जनपदों में 13 में से पहली हरिद्वार पे लिखी गई, उसका रिवाइज बाद में हमने रिवाइज किया उसको। तो अभी जब तक ये 13 जो जिलों की किताबें, आपका सेट पूरा हुआ है अभी, तो इसको लिखने में कितना समय लगभग लगा आपको? इसको तो लगभग इसको लिखने में 12 साल लगे, 12-13 साल लगे लिखने में इनको। अच्छा, जब मैंने एक लिख दिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि दूसरा जो है, जैसे पौड़ी गढ़वाल पे, जी लेकिन क्योंकि ये किताबें जिलेवार थी, तो केवल जिले में ही डिमांड होती थी, जी तो ये उसको प्रकाशित करना या छपवाना ऐसा लगता था कि बेकार है ये, जब इसने न कहीं बाहर जाना है, दूसरा इसको पढ़ेगा नहीं, तो ये इसको छापना बेकार है। लेकिन पौड़ी गढ़वाल भी ठीक रही। पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में, ये दोनों किताबों को राजभवन में इनका विमोचन हुआ। उस समय सुदर्शन अग्रवाल जी राज्यपाल थे, उनको बहुत पसंद आई कि तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, जिलेवार लिख रहे हो तुम। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ठीक है बदलनी, और लिखो जिलेवार, जनपदवार और किताबें भी लिखो। तो उस समय मैंने कहा, उसके पश्चात मैंने लिखा जनपद अल्मोड़ा। उन्होंने कुछ उसके लिए कुछ अनुदान भी दिया, तो जनपद अल्मोड़ा जो है, उसके बाद मैंने जनपद अल्मोड़ा लिखा। वहाँ गया मैं, पहले इतिहास देखा, फिर कई चीज़ें सामग्री ढूंढने के बाद उसको मैंने प्रकाशित करवाया अल्मोड़ा। तो कहीं न कहीं ये एक उनका आइडिया था कि आप आगे बढ़ें और अपनी जब किताबें लिखें तो सभी जिलों पर लिखें। बिल्कुल कोई संदेह नहीं, उन्होंने एकदम से मतलब जोर लगा के कहा कि वो बड़ा ही अकादमिक आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम हर एक जिले पे लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगा कि यार लिखना चाहिए, चाहे आर्थिक नुकसान भी हो, फिर भी लिखना चाहिए। तो मैंने उसके बाद लिखना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैंने लिखा टेहरी पे, जनपद टेहरी पे। जी जनपद टेहरी पे लिखा, क्योंकि टेहरी रियासत थी, जी उसमें अंग्रेजों का राज था ही नहीं, तो उस पर और ढंग का दूसरे तरह का हमको जो मतलब जो वो था सामग्री थी पढ़ने की, लिखने की, जो है वो दूसरे तरह की थी। तो उसके बाद मैंने टेहरी जनपद पे लिखा, वो भी काफ़ी सफल रहा। वो मैंने उस पर भी स्वयं का लगाना पड़ा, लेकिन अच्छा रिजल्ट रहा उसका।
सर, जब आपने ये किताबें लिखी, उत्तराखंड के जो इतिहास है, सांस्कृतिक विरासत है, इन पर लिखना शुरू किया, तो आपने कैसे अपने काम के बीच में किताबों को लिखने के लिए समय निकाला? जी मैडम, बहुत अच्छी बात है। कोई भी काम करने के लिए आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए। जब वो एक सोचता है कि मुझे ये करना ही है, तो उसके सामने कोई भी परिस्थिति उसको रुकावट नहीं डाल सकती है। तो मुझे ये था कि मैंने ये किताब 15 अपने जीते जी लिखनी है। 13 की 13 पुस्तकें और भी हमारी किताबें, लेकिन ये 13 जिलों पे, जनपद पे लिखना ही है मुझे। तो उसके लिए घर वालों से पूछा मैंने कि भाई मैं तो अनिवार्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा हूँ, मैं देहरादून में था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका शौक पूरा करिए। तो मैंने 4 साल पहले, जबकि मुझे 2 साल तो मेरे राष्ट्रपति पुरस्कार के मेरे एक्स्ट्रा अतिरिक्त सेवा थी, मुझे मेरी सेवा बढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मुख्य चीज़ ये है कि मैं अगर 13 जनपदों पे लिख दूंगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी धन अपने स्थान पे है, नौकरी, मेरे उच्च अधिकारियों ने भी बहुत कहा कि बलोनी तुम छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा तो मेरा अपना शौक पूरा नहीं होगा तो मेरा यहाँ नौकरी करना बेकार है। मैं 4 साल की नौकरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इस काम में लग गया और पूरा हुआ। क्योंकि जो आदमी के अंदर अगर लक्ष्य पूरा रखा है सामने कि मुझे ये करना ही है, तो कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। और कहीं न कहीं ये एक आपके लिए एक माइलस्टोन आपने साबित किया है कि जो अन्य जो लेखक हैं, आने वाले युवा लेखक, वो भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ जी मैडम, ये कि लक्ष्य तो हर एक व्यक्ति को ये देखना होगा, हर एक व्यक्ति को, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है दुनिया में। क्या पैसा कमाने के लिए, या केवल बहुत बड़ी एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग के लिए, या कुछ करने के लिए, समाज के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरी सार्थकता क्या होगी, अगर मेरा जन्म लेकर के क्या फायदा हुआ, समाज को क्या मिला। अगर ये उद्देश्य रखेगा तो निश्चित रूप से उसका रास्ता मिलेगा। और भटकता रहेगा तो ऐसे भी हैं, मेरे साथी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, जानकार भी हैं, लेकिन एक पुस्तक लिखने में उनकी हिम्मत नहीं होती। लिखी हुई है, लेकिन ये कि भाई कैसा करके उसमें 25,000 रुपये लग जाएगा, कहाँ से लाऊं मैं, वो अपना शुरू कर ही नहीं पाता है। तो ये जरूरी है कि आपको ये तो पूरा लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए ये अपना रखा जाए। अगर लेखक भी ये करे, जितने जो लिखने वाले हैं, मैं सब लिखने वालों से यही कहूँगा कि आपने जो लिखा हुआ है उसको प्रकाशित करवाइए। अगर आगे बढ़ेंगे आप, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पक्की बात है, लेकिन वो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मुझे ये किताब छापना है, और जो उसने लिखा है, जो उसने लिखा है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसके अंदर है, तो समाज को देना चाहिए उसे। तो किताबें जब लिख रहे थे आप, कितनी विविधता आपको दिखी और उसमें क्या-क्या परेशानियां आपको लगी? किस जिले में सबसे ज्यादा आपको लगा कि यहाँ से डाटा कलेक्ट करना या यहाँ के बारे में लिखना सबसे ज्यादा कठिन है? वैसे तो प्रत्येक जनपद पे लिखने के लिए आंकड़ों की बहुत सटीक आंकड़े चाहिए, किंतु कई जनपदों का पहले से ही साहित्य थोड़ी बहुत छपा हुआ था, उनकी सांख्यिकी इत्यादि उपलब्ध थी। लेकिन सबसे अधिक जो दिक्कत हुआ, क्योंकि नया जनपद था ये उधम सिंह नगर, ये अल्मोड़ा, पहले ये कुमाऊं में था, उसके बाद ये 2 में यहाँ आया। उसके बाद जो भी हमारा जनपद बना है, तो इस जनपद में जब मैं सामग्री लेने के लिए गया तो मुझे कुछ भी जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं हुई, या स्टेटिक्स भी कुछ भी, क्योंकि यहाँ तो कल्चर भी मिक्स है जी। अब आप बोलोगे जैसे कि भाई ठीक है, हरिद्वार के गीत तो आप बोल सकते हैं, हरिद्वार के गीत ये हैं, फिर वो, लेकिन आप उधम सिंह नगर गीत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ तो पूरे पंजाब से भी आ रखा है, बंगाल से भी आ रखा है, गुजरात से भी आ रखा है, पहाड़ी भी है। तो वो जो मिक्स कल्चर है, वो एक और पहाड़ का मिक्स कल्चर बहुत पूरा, हाँ, और जनपदों से दूर के भी, बंगाल के आर के वहाँ बहुत सारे, और जो उसके पश्चिम जिस उसमें पाकिस्तान बना, वहाँ के शरणार्थी हैं, वो सब आर के हैं। तो वो उनके विषय में इतिहास उनका और उनके आंकड़े लेना बहुत ही कठिन हुआ। मैं करीब कम से कम वहाँ 10 दिन रहा, और बहुत कठिनाई भी, इतिहास भी इसका कोई सटीक नहीं है, क्योंकि इतिहास तो ये तो उसके बाद बना है, 47 के बाद बना क्षेत्रीय, उससे पहले ये पूरा का पूरा दलदल था, पूरा दलदल की तरह था ये। और 47 में जब यहाँ पे शरणार्थियों को बसाया गया,
तो तब जाके इस धीरे धीरे विकसित हुआ, और आज तो फिर सबसे ज़्यादा विकसित है। तो ये ऐसे कई और भी जिले थे जिनमें कि आंकड़े ने, जैसे कि अब बागेश्वर का है। अब बागेश्वर क्योंकि बहुत दूर का है जिला जनपद, तो वहाँ के विषय में हमें जानकारी नहीं है, तो एक हफ्ता वहाँ रहना पड़ा। और ये खास करके वहाँ के जो त्यौहार हैं उनके विषय में बिल्कुल नहीं जानता था कि बागेश्वर में क्या। तो जो वहाँ जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ के मैंने एक दो प्रवक्ता लिए, बोला कि भाई आप लोग, क्योंकि आपके अंदर में पूरे जनपद के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आप ऐसे चीज़ें चाहिए मुझे कि जो कि वहाँ पे किस ढंग के मेले त्योहार लगते हैं। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो बहुत बढ़िया सामग्री, मतलब रोचक सामग्री उनके द्वारा भेजी गई, और उसको मैंने उसमें कलेक्शन किया। तो कई तरह के कठिनाई होती, लेकिन अगर आप माध्यम ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से वो उसमें मिल ही जाता है। ये जो किताबें आपकी हैं या जितनी भी हैं और भी हैं, तो सब रिसर्च बेस्ड ज़्यादा हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस रिसर्च को करने में, डाटा कलेक्ट करने में आपको क्या क्या समस्याएं लगी? हाँ, इसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, और क्योंकि जो चीज़ आप किताब में देंगे वो बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो कई जगह ढूँढना पड़ता है, स्टैटिक्स में और चीज़ों में। अब जैसे मुझे एक दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, जैसे मैंने देहरादून शुरू किया तो बहुत बड़ा रोचक चीज़ थी जौनसार की संस्कृति। जी। भले ही मैं देहरादून में था या उधर तक, हमें पता ही नहीं था कि जौनसार की संस्कृति आज भी वहाँ पर कुछ जगह दुल्हन जाती है शादी लेकर के दूल्हे के घर में। जी। अच्छा, ये जो जौनसार का लोक जीवन है, ये बहुत ही साधारण और बहुत ही अपनापन है इनके अंदर। तो वो चीज़ मुझे लगी, तो मैंने वो आदि तो जो जनपद जो मैंने देहरादून लिखा, उसमें आधा उनका उसी संस्कृति का है, जिसमें जौनसारी संस्कृति का है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और बार बार पढ़ने की इच्छा होती है उनको, क्योंकि उनका बिल्कुल अलग जौनसार तो एक क्षेत्रीय, उन्होंने बहुत बढ़िया बना रखा, पूरा क्षेत्र ही जो है जनजातीय बना दिया। एक जाति न होकर के पूरे क्षेत्र जनजाति है वो। तो वो भी बढ़िया। फिर देहरादून का जो जनपद था, ये यहाँ से ही जो सुदर्शन शाह था उसको जीतने के बाद टेहरी गढ़वाल उसको तब मिला था। वो लड़ाई उन्होंने यहीं से अंग्रेजों से शुरू की थी 1815 में, 1811-12 में यहीं से शुरू की देहरादून का इतिहास भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि अभी हम जानते नहीं थे कि देहरादून था ही नहीं, ये तो दून था। सन 1662 के बाद तब इसको देहरादून बोला गया। पहले दून माने घाटी है, दोने की तरह। और जब वो क्या कहते हैं, गुरु रामराय आए तो उन्होंने डेरा जमाया वहां पर, डेरा जमा के उसके साथ जुड़ गया वो देहरादून, और उसके बाद बन गया देहरादून। और कितना बदलता देखा आपने दून को उस समय में, क्योंकि 3 दशक से आप लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं देहरादून को भी आपने अपने पास से देखा एकदम। तो कितना बदला अभी लगा आपको देहरादून अब में और तब में? बहुत अधिक बदलाव आ गया, विशेष रूप से जनसंख्या के मामले में, और ये जो भवन बन रहे हैं इनके मामले में। बाकी तो जो उसकी जो मूल संस्कृति थी वो भी लगभग मिटती हुई जा रही है, वो भी काफ़ी मिटती हुई जा रही है। सड़कें बहुत छोटी पड़ गई हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पहले हम 4 व्हीलर लेकर चले जाते थे बाजार, अब 2 व्हीलर लेके भी नहीं जा पाते हैं, दशा ये हो गई है। तो आर्थिक रूप से तो बहुत बढ़िया मतलब प्रगति की है इसने। और जो राजधानी बनाई उन्होंने, वो तो केवल ये जानकर जो ना कि विकसित क्षेत्र है, लेकिन राजधानी के विषय में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पुस्तक के विषय में देहरादून अभी भी बहुत बढ़िया है, लोग पसंद करते हैं, और बुजुर्ग लोग सब यही है। तो कहा जाता है कि ये बुजुर्ग लोगों का बड़ा तीर्थ स्थान है देहरादून, यहाँ की जलवायु इत्यादि उनको बहुत पसंद आती है। कई लोग हैं वो सब जो है आपस में मिलते जुलते, यहाँ अधिकांश लोग बुजुर्गी थे पहले, अब तो बदल गई पूरी परिस्थिति। अब आपने अभी बताया था कि एक लेखक के आगे एक समस्या हमेशा से रहती है कि जब वो किताब लिखता है तो लिख जाती है, लेकिन उसको छापने में बड़ी दिक्कत आती है।
कई बार उस समय पर जब पुराने समय में लेखक लिखते थे तो किताबें छपने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो कैसे ये परेशानियों का समय उस वक्त रहा और आज इतनी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं या और भी जो पब्लिशर्स हैं वो बहुत महंगी मशीनें आ गई हैं छापने में, तो उस दौर में और इस दौर में आप कैसे क्या फर्क देखते हैं? जी मैडम, ये ज़रूरी है कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि अधिकांश, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अधिकांश लेखक किताबें लिख दी हैं और उनके तकिया के नीचे है वो, क्योंकि हिम्मत नहीं होती कि कैसे छापी जाए। बस सिर्फ शर्त यही है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ता भी मिल जाता है। मैंने ये पढ़ना किया था, मैं चाहे कुछ हो, मेरी जबकि आंखें भी काफ़ी कमज़ोर होने लग गई थी, हाथ भी कमज़ोर हो गए और धन तो लगता ही था। एक किताब में कम से कम आप समझिए 70,000 पड़ना चाहिए था। तो लेकिन अगर आप कोई भी काम, किसी भी काम के लिए अगर निश्चय किया जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है। और मेरा जो प्रकाशक था मूल रूप से जो समय साग से हैं, वहाँ पर मैंने किताब किताब छपवानी शुरू करी थी। तो उसके बाद उन्होंने भी देखा कि किताब का स्तर है और ये उपयोगी है स्कूलों के लिए, तो उन्होंने मेरी पुस्तकें, तो उसके बाद उन्होंने निःशुल्क छापना, मतलब बिना किसी पैसे के उन्होंने छापना शुरू कर दिया और अभी तक भी वो छापते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है प्रकाशक के सामने, उसके सामने, लेखक के सामने, कि कहाँ से पैसा आएगा। तो ये तो आपकी, जैसे मैंने 4 किताबें उत्तराखंड भाषा संस्थान ने छापी हैं। तो अगर आपका स्तर इस ढंग का है कि जो वो चाहते हैं, जो प्रकाशक है वो जो जिस चीज़ को चाहता है, यदि आपका उस स्तर का लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल आपकी किताब को छापेगा। तो जब 4 किताबें, एक नहीं 4 किताबें मेरी उत्तराखंड भाषा संस्थान ने छापी हैं। ये जैसे ये एक जो पुस्तक है मेरी, वो भारत सरकार की छपी है। भारत सरकार से शायद है कि उत्तराखंड की 5 आधी किताब छपी है अभी तक। उनका एक मानक है, उनको अगर उस ढंग से, उस मानक के हिसाब से किताब सामग्री दी जाए तो निश्चित रूप से छापेंगे। तो मेरा भी जो है वो तो उत्तरांचल के लोक गाथा गीत मैंने वहाँ, जब मैं गया था वहाँ प्रकाशन में दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने और राज्यों की देखी कि ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोक गाथा गीत, पंजाब के लोक गाथा गीत, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ये तो वहाँ के गाथाएं भी हैं, गीत रूप में है। और जो मैंने पहले किताब लिखी थी वो केवल गाथाएं लिखी थी, गीतों को उसमें सम्मिलित नहीं किया था। मैं केवल ये दिखाना चाहता था कि भाई गाथाएं हमारी ऐसे ऐसी थी। तो उसके बाद भारत सरकार के पास मैं ले गया उसको, उन्होंने बिल्कुल छापी, उसको काफ़ी पहले छप गई वो सन 2002 में छाप दी वो। तो अगर आपका जो लिखने का है वो, और अभी तो ये तो पक्की बात है कि जो किताब छपेगी उसके लिए तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, अगर आपकी किताब इस स्तर की नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाई जा सके। सर, आपकी किताब थी मेरी यादों में पहाड़ी फल। इसको लिखने के पीछे का कॉन्सेप्ट आपने कैसे देखा कि पहाड़ी फलों पर लिखना चाहिए? जो मेरा बचपन है वो लगभग 10 वर्ष तक तो गांव में ही गुजरा, पहाड़ के गांव में। तो बिल्कुल उस समय की स्थिति दूसरी थी, आज बहुत बदल गई है। उस समय हम पेड़ों में चढ़ते थे, बेडू जो कि अंजीर है एक तरह से, बेडू, काफल और हिसरे, किनगोड़े बहुत खाते थे इनको हम। तो ये अभी भी याद है, और ये सब भूल गए आज की पीढ़ी, गांव में भी भूल गई है सब। बाहर एक तो ज़्यादातर बाहर निकल गए लोग। तो मैंने सोचा कि इनको सारी चीज़ें जो हमारी यादें हैं पिछली, वो सब इकट्ठे की जाए तो एक अच्छा संकलन बन सकता है। अच्छा, जो उत्तराखंड के जो फल हैं, इनके पीछे भी कई कहानियां छुपी रहती हैं। कुछ फल हैं, काफल है जैसे, कुछ कहानी है काफल के पीछे की भी। एक कहावत मैंने सुनी थी काफल को लेके, काफल पाके मेलो नहीं चाख्यो। तो कुछ कहानियां हैं जो कुछ फलों के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। काफल का ही ऐसे कि वो काफल रखे हुए थे, तो वो जब सूख जाते हैं तो थोड़ा वो छोटे दिखाई देते, मतलब वो जो ढेर छोटी हो जाती है। तो काफल रखे हुए थे, तो सूख गए दिन भर में। लड़की थी उसको देख रही थी, तो उसकी माँ ने कहा कि तूने काफल खा दिए इसमें से। अच्छा, तूने इसमें से काफल खाए इसलिए कम हो गए हैं। और जब बाद में वो जो शायद बारिश हुई या ठंड हुआ, उससे जो काफल वैसे कि उसकी माँ ने उसको पीटा, उसकी मतलब एक तरह से वो जो है वो उसकी जीवन लीला खत्म हो गई वहीं पे। तो उसके बाद वो पक्षी बन गई। तो तब जो है वो अब भी बोलती रहती है आसमान में जाकर कि मैंने नहीं खाई काफल, मैंने नहीं चाखे।
मैंने नहीं खाए थे, क्योंकि सच्चाई यही थी कि उसने नहीं खाए थे वो, जी। तो गलती के कारण से उसके साथ ये घटना घट गई थी। ऐसे ही और भी हैं। जब बेडू को लेके चलता है, बेडू पाको, उस पर तो गाना भी बन हाँ, गया बेडू है। पाको तो 12 मास तो नहीं पकता वो, लेकिन ठीक है, वो बेडू पकता है, बस अंजीर की जैसा है। तो पेड़ वो छोटा-छोटा होता है, उसमें हम जब गाय बछियों को लेके चुगाने जाते थे, जी, जी। तो पेड़ों में चढ़ कर के गाय बछिया घूमती रहती जंगल में, हम उसको खाते थे, बेडू को, काफल को ऐसे ही। और हिसरा बड़ा टिपिकल वो है, उसको कांटे की झाड़ी के अंदर जाके निकालना पड़ता है बारीक। किनगोड़ा तो बड़ा वो बड़ा वो आयुर्वेदिक उसमें भी है, तो ऐसी बहुत सारी इसमें भी। उसके बाद ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने लिए, जी। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट ने छपवाई, और आजकल मध्य प्रदेश में जो है वो समग्र शिक्षा में से बच्चों को पढ़ाई जा रही है वहाँ। उत्तराखंड के हाँ। जो फलों के बारे में है। उत्तराखंड जी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई हम छोटे बच्चों को उत्तराखंड के विषय में, उत्तराखंड के फलों के विषय में तो जानकारी दी, तो उन्होंने समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश में ही पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में लगाई गई है कहीं ये किताबें कि बच्चों को बताने के लिए यहाँ की, क्योंकि फल हैं उत्तराखंड की तो सब जानते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानियां क्या है, ये कुछ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं यहाँ के हाँ, फल। और भी किताबें इस टाइप से, इस तरह की और पुस्तकें भी लिखी गई हैं, और ये आम है उसका, क्या कहते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब है, तो जो चाहे वो खरीदते हैं, बच्चे भी खरीदते हैं इसको। जी। आपने विभिन्न विषयों पर लिखा है, एक किताब आपकी आई थी हिसाब किताब, तो क्या था ये हिसाब किताब? उन दिनों जब संपूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा था जी। उत्तराखंड में, साक्षरता के लिए जो कार्यक्रम चला, तो उन लोगों के लिए जो निरक्षर थे एक तरह से, उनके लिए कुछ ऐसी हल्की किताबें लिखी गई मोटे अक्षरों में इस टाइप की, जो कि शिक्षाप्रद भी हो और उससे पढ़े हों और आगे पढ़ना लिखना भी सीखे। जी। तो बहुत सारी किताब मैंने 4 किताबें मेरे ही द्वारा लिखी गई थी। हिसाब किताब में साथ साथ उनको ये भी जानकारी दी जाती थी कि भाई जो गांव में जो नियम है या जो सरकारी कर्मचारी है वो किस ढंग से काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसकी भी जानकारी उसमें। तो हिसाब किताब में ये बताया जाता है कि भाई किससे तो प्रधान कैसे हिसाब लगाता है, क्या तुम्हें पता है उसका? तो उस किताब को पढ़ भी सकते थे और जान भी सकते थे, उसके बाद समझ सकते थे कि भाई हमारा पैसा आता है वो कैसे प्रयोग होता है। इस ढंग की किताब थी। तो जिस तरह से अब सोशल मीडिया आ गया है, आपने कहा जो हमने लिखा है उसे हमें छपवाना जरूर चाहिए, किताबें तो सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बट आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पर अपनी जो उनकी यात्रा होती है या कहीं पर जाते हैं उनके बारे में लिखते हैं, उपन्यास उनके बारे में कई ई बुक्स आती हैं, तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं किताबों को पीछे कर दिया है, क्या लगता है आपको? नहीं, जो अब सभी रास्ते हैं, अपने अपने हैं रास्ते, तो लेकिन पुस्तकों के लिखने में जो लिख रहे हैं वो निश्चित रूप से लिखते जा रहे हैं और प्रकाशित भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो भी इनका सहारा लेता है, इन पुस्तकों से ही वो चीज़ें बाहर लेता है, वो वहाँ से भी कह रहे, हमको भी जो लेखक है उसको भी वहाँ से सामग्री मिलती है सोशल मीडिया से, लेकिन ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। जी, बराबर चलती रहेंगी। बराबर चलती रहेंगी। तो अभी आप नया क्या उत्तराखंड के लिए लेके आ रहे हैं? वैसे मेरा आखिरी जो वो था उद्देश्य था कि मैं 13 जनपद पे लिख दूं, तो यही मेरा बहुत बड़ी सेवा होगी उत्तराखंड की। जी। लेकिन क्योंकि अभी मैं लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूँ और मेरा ये एक तरह से नशा है, तो मैं 7-8 घंटे तो रोज बैठ के लिखता हूँ, चाहे कुछ भी है, 7-8 घंटे बैठ के लिखता हूँ। तो अब उसके बाद घर वाले भी कहते हैं कि अब तो कम कर दो, लिखना कम कर दो, आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, हाथ भी लिखने ठीक से नहीं कर रहे। लेकिन मैंने कहा भी जब तक चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर मेरा ये था कि यहाँ पर अभी तक उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था और नियोजन पे किसी ने भी लिखा ही नहीं है। कब उत्तराखंड बन गया आज तक? क्यों परिश्रम करना पड़ेगा लिखने के लिए, तो किसी ने कोशिश ही नहीं करी, हायर एजुकेशन में भी नहीं, कि भाई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप हुई, कैसे शुरू हुई, या कैसी इस समय है और इसके नियोजन का क्या स्थिति है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसे थोड़ा, क्योंकि इसके लिए आंकड़ों की विशेष जरूरत थी, तो मैंने यही इसी शीर्षक को लेकर कि उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था और नियोजन इस पर लिखा। पूरा अपना पहले कृषि, पहले वो एक चैप्टर शुरू का चैप्टर मैंने लिखा हुआ है कि
पहले क्या था, पुराण काल में अर्थव्यवस्था क्या थी, पुराने काल में अर्थव्यवस्था क्या थी। उसके बाद मैंने तो फिर यहाँ के लिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ, फिर अब क्या स्थिति में है, ऐसे ही उद्योग के विषय में भी कि पहले कैसे शुरू हुआ, अब आगे कि इस समय कैसे हम ठीक से चलने लग गए हैं अपने काम में, विद्युत का और चीज़ों का, इन्हीं में सब सारी चीज़ें। पशुओं की दशा का यह हाल है कि जब मैंने पशुओं के आंकड़े ढूंढे तो पता चला कि जिस समय हमारा राज्य बना उस समय और इस समय तक 3 लाख गौवंश पशु कम हो गए हैं। 3 लाख गौवंशीय पशु कम हो गए। उसका कारण बहुत सारे, एक तो गांव खाली हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिया, और फिर अब लोग सब ये व्यवसाय ही छोड़ दिया लोगों ने वो सब, और ध्यान देते ही नहीं उसको। और जबकि सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है अब इन पशुओं को, लेकिन ये भी एक बड़ी सोचनीय चीज़ है कि बढ़ना चाहिए था। और उसके बाद 3 लाख तो ऐसे ही और भी है, और ऐसे ही उसके विषय में भी है, ये अनाजों के संबंध में भी है। जो अच्छे अनाज थे, उगते थे, वो सब यहाँ से छोड़ के चले गए। कई कारणों में उसके अब सब बंदर चले गए गाँव में, वो चले गए, सुअर चले गए हैं, तो कुछ लोग जो खेती कर भी रहे थे वो उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन निश्चित तौर पर ये किताब उत्तराखंड की आर्थिकी को पुराने तरीके की और अब की जो स्थिति है उसको दिखाने में जरूर मदद करेगी। और ये थे हमारे साथ दिनेश चंद्र बरनूनी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे थोड़ा सा कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। तो अगली कड़ी में एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।